8 अगस्त 2024 इंडियन पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल। और वहीं से चर्चा शुरू होती है कि आखिर ये वक्फ है क्या। मीडिया में तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। बातें निकलकर सामने ये आती हैं कि वक्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप में एक स्टेट है। वो किसी भी तरफ नजर उठा ले और बोले कि ये जमीन मेरी, और फिर आपको देना पड़ जाएगा। इसी तरह का कुछ मीडिया ने यहां पर दिखाया लोगों को। वैसे भी आप 176 देशों में 159वें नंबर की मीडिया से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब लोगों के दिमाग में यह बात आ रही है कि यार ये वक्फ बोर्ड है क्या। पता ये चला कि ये वक्फ बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो मुसलमानों की जमीनों की देखरेख करती है, यानी मुसलमान जिस चीज को वक्फ करता है उसकी देखरेख होती है। अब लोगों में और अलग जाग गई कि इसका मतलब तो ये लोग नया नया जिहाद के टर्म्स आ ही रहे थे, तो एक और टर्म्स यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको बोला जाता है लैंड जिहाद। कि भाई ये लोग लैंड जिहाद करते हैं, जहां भी कोई जमीन नजर आ गई वहां से बोल देते हैं कि ये जमीन हमारी हो गई, और फिर आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है एविडेंस कि ये जमीन हमारी नहीं है। तो क्या वाकई इतना आसान होता है कि किसी की भी जमीन को वक्फ कह दे कि नहीं ये जमीन हमारी है और वो चली जाएगी? क्या वाकई इतना आसान है कि कल मेरी जमीन की तरफ, मेरे घर की तरफ वक्फ बोर्ड देखे और कह दे कि नहीं ये बहुत ही पायस, रिलीजियस या चैरिटेबल जगह मुझे नजर आ रही है तो ये मेरी हो जाएगी, जैसा कि मीडिया में दिखाया गया? अब लोगों के दिमाग में एक इस तरह का मैसेज गया, एक इस तरह की इमेज गई कि वक्फ में कुछ कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी वाले, टोपी लगाए लोग हैं और जो जिहाद करते घूम रहे हैं। ये अपना एक आदमी भेजेंगे, एक कुर्ता पजामा पहन के आदमी आएगा और एक जमीन को इस तरह से देखेगा, बोलेगा हाँ हाँ ये जमीन बहुत अच्छी है, ये हमें मिलनी चाहिए, और वो उनके पास चली जाएगी। क्या वाकई ऐसा ही है? तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर वक्फ होता क्या है, और ये सारी बातें जो आपको पता चली हैं इसमें कितनी सच्चाई है। जो अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट लेकर आई है उसको मुसलमान क्यों नहीं इंप्लीमेंट होने देना चाहते हैं, या उस अमेंडमेंट बिल को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। देखो, मुसलमान या मुस्लिम समाज में एक वक्फ का एक कॉन्सेप्ट है। देखो, कुरान में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत जगह चैरिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। जहां पर सब नमाज की बात होती है फॉलोड बाय चैरिटी, वहां सीधे चैरिटी को प्रमोट किया जाता है कि आप चैरिटी ज्यादा से ज्यादा करें। वक्फ का कॉन्सेप्ट भी वहीं से निकल कर आता है। वक्फ के कॉन्सेप्ट में यह होता है कि मैं अपनी किसी प्रॉपर्टी को इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ अल्लाह, हमेशा के लिए मैं उस चीज को डोनेट कर सकता हूं। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल या अचल संपत्ति, किसी भी तरह की संपत्ति हो, मैं उसको डोनेट कर सकता हूं इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ अल्लाह, कि आज से ये प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई। अब इसका इस्तेमाल पायस चीजों में, रिलीजियस चीजों में, चैरिटेबल चीजों में होगा। यानी वो उस जमीन का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए हो सकता है, मदरसा बनाने के लिए हो सकता है, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए हो सकता है, स्कूल्स बनाने के लिए हो सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। जो जमीन मैंने डोनेट करी है उसको मैं बोलूंगा कि ये वक्फ है। वक्फ का प्लूरल आपको कई जगह सुनाई दे रहा होगा जिसको औकाफ बोला जाता है, और जो इंसान उस प्रॉपर्टी को डोनेट करता है यानी वक्फ करता है उसको बोला जाता है वाकिफ। तो अगर मैंने अपनी किसी प्रॉपर्टी को डोनेट किया यानी वक्फ किया, कर दिया, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ कर दिया, तो आज से वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे चली गई, यानी उससे होने वाली इनकम का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं, मैं वाकिफ बोला जाऊंगा। और वो जमीन चली जाएगी वक्फ बोर्ड के अंडर में। यानी जब बहुत सारी जमीन हो गई तो कुछ बोर्ड्स बनाए गए कि भाई इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। हर वक्फ के लिए एक मुतवल्ली, केयरटेकर, मैनेजर आप कह लें, जो अपॉइंट किया गया कि भाई आप इसकी देखरेख करेंगे। अब जब इतनी बड़े लेवल पर जमीनें हो तो कुछ बहुत करप्शन के केसेस सामने आते हैं। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट जिसका जिक्र किया गया पार्लियामेंट में, और उसी के बेसिस पे बताया गया कि हम माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए यह बिल लेकर आए, और सच्चर कमेटी की उस रिपोर्ट को बेस बनाकर कई बातें रखी गई। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या बातें करी गई थी, जो वक्फ बोर्ड के बारे में बातें करी गई थी 2006 की उस रिपोर्ट में, पहले थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने जो ये बिल लाया उसके बारे में गवर्नमेंट का क्या कहना है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि उस टाइम की वैल्यूएशन, 2006 की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम लगभग 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ स्प्रेड थे पूरे कंट्री में, जिनकी कीमत का अंदाजा यह लगाया गया कि लगभग 1.2 लाख करोड़, यानी इतने रुपए की ये लगभग वर्थ है। और ऐसा आज की डेट में भी बोला जाता है कि लगभग 9.5 लाख वक्फ हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टी है ये डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ी लैंड वक्फ के अंडर में आती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये यहां पर एक प्राइवेट लैंड है। इशू इसी बात का आ रहा है कि ये क्या है, एक प्राइवेट लैंड है, उसकी वर्थ पे आप मत जाइए। जो लोग डोनेट करते रहे और इस तरीके से जमीनें बढ़ती रही, और ये बहुत पुराना सिलसिला चला आ रहा है, बहुत पहले से इन जमीनों का सिलसिला और वक्फ और औकाफ का सिलसिला है मुसलमानों में।
और भी जगह जैसे ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं, जैसे ट्रस्ट बनते हैं, ट्रस्टी होते हैं, आप जानते हैं, उनका भी एक अलग हिसाब किताब होता है। ठीक है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने यह बताया कि ये जो इतनी सारी जमीन है जिसकी वैल्यूएशन लगभग 1.2 लाख करोड़ है, यहां से अगर 10% का रिटर्न भी हासिल किया जाए, यानी इसको अगर सही से मैनेज किया जाए, तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए हर साल हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, और फिर उसका माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस रुपए का। लेकिन कितना रुपए आ रहा है, देखा यह गया कि रुपए आ रहा है 163 करोड़, सिर्फ 163 करोड़ ओनली। कितना जनरेट किया जा सकता था, लगभग 12,000 करोड़। कितना आ रहा है, 163 करोड़, काफी कम लग रहा है। तो अब इसके लिए कुछ उन्होंने रीजंस भी देखे कि क्या रीजन है भाई कि 12,000 करोड़ रुपए वहां से आ सकता है, लेकिन आ कितना रहा है, 163 करोड़ रुपए आ रहा है। उसमें इन्होंने एक पहला रीजन ये दिया कि वेयर वक्फ्स आर ट्रीटेड बाय मुतवल्लीज एज देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज। इत्तेफाक रखता हूं मैं इस बात से, मुतवल्ली बोला जाता है उस केयरटेकर को या मैनेजर को जो उस वक्फ प्रॉपर्टी की देखभाल करता है। तो इन्होंने इसमें यह बताया है कि ये जो मुतवल्ली थे उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगे। बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी छोटी छोटी जगहों पर देखते हैं कि ये जो वक्फ की या मस्जिद या मजार कोई भी चाह होती है, वहां के जो मुतवल्ली होते हैं वो उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, और लोगों की बातों को नजरअंदाज करके किसी भी रिफॉर्म की बात वो नहीं सुनते हैं। ऐसा देखने में आया गया है। पूरी मैं इस बात से इत्तेफाक, पूरी के पूरा तरह से इत्तेफाक रखता हूं मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की इस बात से कि वाकई ऐसा होता है। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या था, द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ बोर्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी ड्यू टू इनएडिक्वेट एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड्स एंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल। यानी एम्पावरमेंट नहीं है, प्रॉपर एम्पावरमेंट नहीं दिया गया किसको, स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को। इसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ठीक, अब किरण रिजिजू साहब आए और उन्होंने बताया कि भाई इतना कुछ है, इतनी बड़ी लैंड है, इतना कुछ जनरेट कर सकते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, माइनॉरिटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे, और अमेंडमेंट करके हम क्या करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन एक कहावत होती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, या बचपन में बंदर बाट की कहानी तो सबने पढ़ी होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में जब बंदर फैसला करने आता है तो बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं लगता है। कुछ ऐसा ही हाल है इस वक्त मुसलमानों का कि मुसलमान इस बिल से, इसीलिए इस अमेंडमेंट बिल से खुश नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट के हाथ में जाए। रीजन क्या है, क्यों नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में जाए? अब मैं आगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपको बताता हूं कि आगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह पता चला, इंक्रोचमेंट बाय द स्टेट हु इज द कस्टोडियन ऑफ द वक्फ इंटरेस्ट इज कॉमन। यानी बहुत कॉमनली यह देखा गया है कि स्टेट जिसको कस्टोडियन होना चाहिए था वक्फ प्रॉपर्टी का, वो खुद इंक्रोचर है। यानी सरकारों ने खुद कब्जा कर रखा है वक्फ की प्रॉपर्टीज से। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? वक्फ की प्रॉपर्टीज पर स्टेट ने, गवर्नमेंट ने खुद कब्जा कर रखा है। जब आपने खुद कब्जा कर रखा है तो आप वेलफेयर की बात करने कैसे आए हो? या तो आप पहले यह काम करते कि आपके कब्जे में जो चीजें थी, जो स्टेट के अंडर में थी, जो इंक्रोचमेंट आपने कर रखा था, पहले आप उसको खाली करते। प्राइवेट इंक्रोचर्स को तो बाद में डील किया जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिससे पता चल रहा है कि सुपरफिशियलिटी है आपकी बातों में, छिछलापन है आपकी बातों में। आप सिर्फ ऑन पेपर तो बहुत अच्छी बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन के जरिए आपकी नजर कहां पे है, वहां पर कहीं ना कहीं शक होता है। Encroachments on the work properties are made not only by private persons but also by the government and its agencies। आप समझ रहे हैं क्या बोला गया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज पे जो इंक्रोचमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्सन ने नहीं किया है, बल्कि गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज ने भी किया है। ऐसा कंट्री के, मतलब कमेटी के नोटिस में आया है, पूरे कंट्री में ऐसा देखा गया है। क्या क्या देखो, इंक्रोचमेंट दो तरह का देखा गया है। एब्सोल्यूट असर्प्शन ऑफ प्रॉपर्टी विथ नो रेंट्स और अदर पेमेंट्स ऑफ एनी सॉर्ट। पूरी तरह से प्रॉपर्टी हड़प ली, कोई रुपए देने को तैयार नहीं है, 1 रुपए नहीं दे रहे हैं। दूसरा, वेयर द ऑक्युपाइंग पार्टी पेज अ नॉमिनल रेंट, बिल्कुल ना के बराबर रेंट दे रहे हैं, विच हैज नॉट बीन रिवाइज्ड फॉर डिकेड्स। सालों साल हो गए किराया चला आ रहा है भाई, 10 रुपए 20 रुपए, कोई उसमें चेंज नहीं लाया गया है। आगे आ जाइए, आगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह बोला जाता है कि इंक्रोचमेंट बाय द स्टेट ऑन द वक्फ लैंड्स बिसाइड कॉजिंग एम्बैरेसमेंट टू द अथॉरिटीज। यानी एक तो यह शर्म की बात है कि स्टेट जो कि कस्टोडियन है वक्फ लैंड का, उसने खुद वक्फ लैंड पे कब्जा कर रखा है, तो ये एक तो एम्बैरेसिंग है ही है, शर्मनाक है ही है। एंड इम्बोल्डनिंग प्राइवेट इंक्रोचर्स, यानी जो प्राइवेट इंक्रोचर्स हैं, जो दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, इससे उनकी भी हिम्मत बढ़ रही है।
हैज स्टूड इन द वे ऑफ रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसकी वजह से रिफॉर्म और रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है वक्फ लैंड्स का। कुछ आपकी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? Indira Gandhi wrote a letter to the chief ministers asking them to either vacate or pay to the Waqf board the market value of the Waqf properties. इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिखा था, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, आप सब लोग जानते होंगे। इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिखा था अपने चीफ मिनिस्टर्स को और यह बोला था कि या तो आप वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है उसको वैकेट करिए, यानी खाली करिए, या तो आप मार्केट वैल्यू में उनको उनका पैसा दीजिए, यानी जो आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से कीमत हो रही है वो उनको आप पे करिए। कितने लोगों ने पे किया आप जान ही सकते हैं, कितने लोगों ने किया होगा। यह ऑक्यूपेशन की लिस्ट दे रखी थी कि कहां कहां पर कितना इंक्रोचमेंट हुआ है जो स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है। सिर्फ दिल्ली में आप देख सकते हो 316 वक्फ प्रॉपर्टीज थी जिस पर कब्जा कर रखा था दिल्ली में। राजस्थान में 60, कर्नाटका में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60 और उड़ीसा में 53। ये प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेट के कंट्रोल में है। ये है आपका इंदिरा गांधी का वो लेटर जो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर्स को लिखा था। ये मेरे ख्याल से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें भी ये मिल जाएगा, या आप नेट पे जाओगे डाउनलोड करोगे, इस पे क्या कहते हैं लेटर को ढूंढोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा जो उन्होंने लिखा था। खैर उन्होंने एक कोशिश करी एटलीस्ट, अपने चीफ मिनिस्टर्स को ऐसा लिखा कि भाई आप इसको वैकेट करो। अब कई जगह क्या देखा गया, आप यहां देखिए, मेनी स्टेट्स हैव ह्यूज अमाउंट्स दैट आर आउटस्टैंडिंग बट नॉट पेड टू द वक्फ बोर्ड फॉर वेरियस रीजन। यानी कई कई स्टेट ऐसे हैं जिनका आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, बकाया पड़ा हुआ है, दे ही नहीं रहे हैं। आप यहां पर देखिए, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने इन्फॉर्म किया कमेटी को कि स्टेट गवर्नमेंट 81,68,285 रुपए बाकी है। और मैं बात कर रहा हूं 2006 की, ये भी आप जान लीजिए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई है। 2006 की ये बात करी जा रही है कि 81,68,285 रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को इन्होंने नहीं दिया है। फिर आप कह रहे हो कि उस पैसे का यूज नहीं हो रहा, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। आगे आ जाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था कि 123 प्रॉपर्टीज जो दिल्ली में है, 123 प्रॉपर्टीज, इसको ट्रांसफर किया जाए। इस 123 प्रॉपर्टी के अलावा ऐसा भी पता चला था कि लगभग 40 अलग प्रॉपर्टीज हैं जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर सिचुएटेड है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स वगैरह है। यानी 123 प्रॉपर्टीज जिसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, देख लीजिए, एंड ऑर्डर्ड द ट्रांसफर ऑफ 123 प्रॉपर्टीज, किसको ट्रांसफर किया जाए। क्या हुआ, ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग 22 ईयर्स, यानी ये लेटर देखो किस दिन लिखा गया है, ये लेटर लिखा गया है 26 मार्च 1976 को, 26 मार्च 1976। सच्चर कमेटी रिपोर्ट आ रही है 2006 में। 20 साल बीच में गुजर गए हैं, आप समझ रहे हो, 20 नहीं 22 साल गुजर रहे हैं वक्त प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं होता है इसमें। ये जो 123 प्रॉपर्टीज 2006 के हिसाब से इसकी कीमत का इन्होंने किया है कि लगभग 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली में जो गवर्नमेंट ने कब्जा ले रखा था सिर्फ उसकी कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपए थी। कब की मैं बात कर रहा हूं, 2006 की बात कर रहा हूं। आप लोग सोते रह गए। रिसेंटली अभी लास्ट ईयर एनडीए गवर्नमेंट ने ये कहा, एनडीए नहीं तब तो खैर बीजेपी गवर्नमेंट थी, कि ये जो 123, यानी गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये जो 123 प्रॉपर्टीज हैं इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इनका इसमें कोई स्टेक नहीं है, और किनारे लगा दिया। 6000 करोड़ इसकी कीमत थी 2006 में। आज की डेट में कितनी कीमत होगी इन 123 प्रॉपर्टीज की, आप गेस कर सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो। ये हमारे हाथ से लगभग जा रही हैं या चली ही गई हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। ज्यादा कुछ उम्मीद की क्या मैं बातें करूं। उसके बाद अब सवाल यह उठता है कि भाई मेरी खुद की, यानी वक्फ की खुद की इतनी ज्यादा लैंड इंक्रोचमेंट में फंसी हुई है, उल्टा इल्जाम वक्फ पे क्यों लग रहा है कि वक्फ जिसकी चाहे उसकी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, सिर्फ कह दे, इशारा कर दे। पुरानी मूवीज में ठाकुर वगैरह होते थे, किसी गांव की तरफ देखा, जमीन अच्छी लग गई, भाई जाओ आज से ये जमीन हमने ले ली, आदमी भागा भागा घूम रहा है। कुछ इस तरह की इमेज बनाई गई, मीडिया ने भी बनाई, और कई जानकार लोगों ने जो इंस्पायर करते रहते हैं लोगों को, उन लोगों ने भी इस तरह की इमेज शो करी। मीडिया ने बाकायदा हेडलाइन चलाई कि अब वक्त किसी की भी जमीन कब्जा नहीं कर पाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा। तो अब जानते हैं क्या वाकई इतना आसान है। उसमें एक सेक्शन 40 को बार बार मेंशन किया जा रहा था, मीडिया में भी आपने देखा होगा, सेक्शन 40 को बार बार मेंशन किया जा रहा था कि सेक्शन 40 इनका यह कहता है कि आप जिसकी चाहो उसकी जमीन पे भैया नजर डालो और वो आपकी हो जाएगी, बात खत्म। क्या वाकई ऐसा कुछ कहता है भाई सेक्शन 40? चलो देख लेते हैं।
The board may itself collect information regarding any property which it has a reason to believe to be वक्फ property. यानी द बोर्ड जो है वो कलेक्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन किसी भी प्रॉपर्टी की, यानी जिस प्रॉपर्टी के लिए उसके पास रीजन हो ये बिलीव करने का कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है. एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज, अगर ऐसा कोई सवाल उठता है कि अब वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी, की वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, और वेदर इट्स अ सुन्नी वक्फ और शिया वक्फ, इट मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट. अब इसकी इंक्वायरी हो सकती है, यानी अगर वक्फ को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वक्फ ये कर सकता है कि उसका सर्वे करवा सकता है. वक्फ उसका सर्वे करवा कर ये देख सकता है कि ये प्रॉपर्टी, और ये इसलिए ऐसी पावर दी गई. देखिए आप बात को समझिए, वक्फ बिल 1995 में ऐसे प्रोविजंस करे गए थे, कुछ अमेंडमेंट में भी ऐसी पावर्स दी गई जिनको आज बताया जा रहा है कि बहुत असीमित ताकत दे दी गई. असीमित ताकत नहीं दी गई, ये इसलिए दिया गया था क्योंकि जिस तरीके से लैंड इंक्रोचमेंट हुआ वक्फ का, वक्फ की जमीनें जिस तरह से हड़पी गई, वक्फ की जमीनों पे जिस तरीके से कब्जे किए गए, तो इसलिए इनको यह पावर दी गई कि आपके पास इतनी पावर है कि आप सर्वे करवाकर, अगर आपको लगता है कि यह जमीन आपकी है और इस पर कब्जा किया गया है, तो आप इसका सर्वे करवा सकते हैं. अब अगर मान लो 8.5 लाख प्रॉपर्टीज में से मैं आज की डेट में मानता हूं कि वक्फ ने 1000-2000 केसेस में गलती करी भी होगी, तो आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि कितनी जगह पर गलती करी होगी. करप्शन जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो मैं मान के चलता हूं कि वक्फ के लोग भी कोई बहुत बड़े ईमानदार मैं नहीं मानता हूं, हो सकता है उनके अंदर भी करप्शन के चांसेस हैं, उन्होंने भी करप्शन किए होंगे. अगर आप वाकई अपनी नीयत के साफ थे, अगर गवर्नमेंट को वाकई लगता है कि माइनॉरिटी का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उन प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होना चाहिए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टीज वैकेट करनी चाहिए जो उन्होंने खुद अपने कब्जे में ले रखी है, और उसके बाद वक्फ को एटलीस्ट हेल्प करना चाहिए उन सारे प्राइवेट इंक्रोचर्स को हटाने के लिए जिन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है. क्या ऐसी कोई पहल गवर्नमेंट ने दिखाई अपनी तरफ से? मुझे तो नहीं लगता कि शायद दिखाई हो. अब सवाल यह उठता है कि किस तरह से होता है. देखो, एक सर्वे कमिश्नर होता है जिसको अपॉइंट करता है स्टेट. अब बात को समझना, ऐसा नहीं होता है कि वक्फ गाड़ी से वक्फ के लोग जा रहे थे और देखा और कह दिया ये जमीन हमारी है. एक सर्वे कमिश्नर होता है जो कि स्टेट अपॉइंट करता है. वो सर्वे कमिश्नर करता है सर्वे. सर्वे कमिश्नर सर्वे करने के बाद अगर उसको लगता है कि यह जमीन वक्फ की है, उसके पास अगर वैलिड रीजन होता है, तो वो स्टेट को लिखता है. वो स्टेट को लिखता है. जैसे अगर यूपी में सर्वे कमिश्नर किसी जगह को वक्फ को लगता है कि यह जमीन हमारी है, तो यूपी का सर्वे कमिश्नर यानी वक्फ का जो सर्वे कमिश्नर होगा वो यूपी गवर्नमेंट को लिखेगा आफ्टर सर्वे. सर्वे करने के बाद वो लिखेगा कि यह जमीन वक्फ की है. उसके बाद स्टेट क्या करेगा, अपने गैजेट में नोटिफाई करेगा कि भाई ये नोटिफिकेशन में कि ये जमीन वक्फ की है. अब मान लो आपकी जमीन वक्फ के अंदर आ गई. कैसे आ गई? सर्वे कमिश्नर ने सर्वे किया, उसने स्टेट को लिखा, स्टेट ने फिर अपने गजेट में नोटिफाई किया. यहां पर कहा आ गया कि नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वक्फ काम कर रहा है. क्या स्टेट का इंटरवेंशन यहां पर नहीं है? सर्वे कमिश्नर कौन है? क्या वक्फ के अपने लोग हैं? कोई भी औना पौना टॉम डिक एंड हैरी उठा और जाके किसी जमीन को अपना बता दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो ऐसा अगर आपको बताया जा रहा था तो वो गलत है. दूसरा पॉइंट यह है कि फिर आपको भाग के वक्फ के पास जाना पड़ेगा, और वक्फ ने अगर आपके अगेंस्ट फैसला कर दिया या आपके हक में फैसला नहीं किया तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे. अब इस पर भी बात करते हैं. वक्फ के अंदर जो फैसला होता है वो वक्फ का ट्रिब्यूनल करता है. अब वो ट्रिब्यूनल क्या है? उस ट्रिब्यूनल में होते हैं 3 लोग. अगर किसी को लगता है कि नहीं, वक्फ के ट्रिब्यूनल में वही एक इमेज जो बनाई गई कि वक्फ के ट्रिब्यूनल में वक्फ के लोग बैठे होंगे, कुर्ता पजामा पहने 3 मौलवी बैठे होंगे, आप जाएंगे कहेंगे कि ये जमीन मेरी नहीं है, उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाला जाएगा और कह दिया जाएगा नहीं नहीं भाई जाओ ये वक्फ की प्रॉपर्टी है. भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो 3 मेंबर होते हैं उनमें से एक मेंबर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का होगा या सेशन जज या फिर सिविल जज, क्लास 1 ऑफिसर होता है वो. जो दूसरा मेंबर होगा वो एक इमिनेंट पर्सनालिटी होगा स्टेट सिविल सर्विसेज का, जिसका लेवल कम से कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं हो सकता. और तीसरा एक मेंबर होगा जो कि जानकार होगा इस्लामिक लॉ का, ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो उन सारे लॉज को, इस्लामिक लॉज को जानता और समझता हो. इन 3 लोगों का ट्रिब्यूनल होता है. अब ट्रिब्यूनल को यह पावर क्यों दी गई कि आपका फैसला फाइनल होगा? ट्रिब्यूनल को इसलिए पावर दी गई क्योंकि जब केसेस कोर्ट में जाते हैं तो वो कितना लंबा टाइम लेते हैं. मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, यहां पर आप देख लो. प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है, भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखकर कहा है कि वैकेट कर दो. उसके बाद 22 साल हो गए हैं, 2006 की बात है. मैं 22 साल आज की डेट में 22 और क्या कहते हैं 16 से 18 इधर और जोड़ दो,
40 साल लगभग हो रहे हैं भाई, कहां खाली हो गई? और 123 प्रॉपर्टीज तो गवर्नमेंट ने खुद अपने अंडर में ले ली प्राइम मिनिस्टर के लिखने के बाद। फिर ऐसे में अगर एक केस कोर्ट जाता है तो 30 साल 40 साल चलता रहता है। इसलिए ट्रिब्यूनल को यह पावर दी गई थी कि आपकी जमीन अगर किसी के कब्जे में है तो पहले सर्वे कमिश्नर उसका सर्वे करेगा, उसके बाद वो स्टेट को बताएगा, स्टेट नोटिफाई करेगा गजेट में। उसके बाद अगर आपके पास पिटीशन आती है और उसको ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया जाता है, यानी उस मामले को चैलेंज किया जाता है, तो वो मामला वक्फ के ट्रिब्यूनल में आएगा। ट्रिब्यूनल और भी है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वक्फ का है। तो ये अगर आपको बताया गया, उसके बाद आपके पास अपील करने का, रिव्यू पिटीशन का लेकिन आपको राइट होता है, यानी आप जाके उस डिसीजन को रिव्यू करा सकते हो। इन्हीं चीजों का हल्ला मचाया गया और एक आम तबके में, एक नॉर्मल आदमी के अंदर ऐसी चीजें बताई गई, उसमें हर चीज में एक हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाला गया। वक्फ प्रॉपर्टीज में ऐसा ही हुआ, हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाला गया। और अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बैन वक्फ बोर्ड और इस तरह की बहुत सी बातें सुनने में आ रही है। मेरा अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड से भी ये कहना है कि जितनी तत्परता और जितनी लगन आप एंटी मुस्लिम मामलों में दिखाते हैं, और ये सिर्फ 20 से 25% लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 20 से 25% लोग। हुआ यह है क्योंकि जब जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको दिया गया, तो मुस्लिम लोगों ने अपने एहतजाज के लिए एक क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया, एक मेल का इस्तेमाल किया कि भाई हम अपना एहतजाज दर्ज करते हैं, यानी हम इसको अपोज करते हैं, अपनी बात पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। अब हुआ ये कि सामने से, यानी कई लोगों ने, जो कि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के ही लोग हैं, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उसके फेवर में करना शुरू कर दिया। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर आप इतनी तत्परता, इतनी लगन गवर्नमेंट को इस चीज में दिखाते, यानी और चीजों में दिखाते जहां पर मुस्लिम का एंगल ना हो, तो आपका हेल्थ सेक्टर आज की डेट में रिफॉर्म हो चुका होता, आपका एजुकेशन सेक्टर आज की डेट में रिफॉर्म हो चुका होता, आपके यहां एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी हो रही होती, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा होता, आपके मुल्क के 80 करोड़ लोग ये 5 किलो राशन नहीं खा रहे होते। मैं एज अ टीचर ये बात कर रहा हूं। क्या उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या सारे सेक्टर में रिफॉर्म आ गया? अब जो गवर्नमेंट इसको अपने अंडर में लेना चाह रही है, आप सीधी सी बात मुझे बताओ कि वक्फ एक प्राइवेट लैंड है, उसको अगर वो चाह रही है कि हम अपने कंट्रोल में ले लें, तो क्या वाकई गवर्नमेंट के पास जो अपने कंट्रोल में थे उसको बहुत अच्छे से किया है? रेलवे आपके पास अपने कंट्रोल में था, आप उसका प्राइवेटाइजेशन करते नहीं चले जा रहे क्योंकि आपसे नहीं संभल रहा है। सीधी सी बात है, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना, क्या आप उसको सही से हैंडल करके, क्या उसके प्रॉफिट को आप पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं? आपके हाथ में जो है, आप ये भी तो देखिए, आप अपने एयरपोर्ट्स को किस तरह से प्राइवेट हाथों में बेचते चले जा रहे हैं, आप कितनी अपनी गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट हाथों में बेचते चले जा रहे हैं क्योंकि आपसे नहीं हो पा रहा है मैनेज। ऐसे में आप चाह रहे हैं कि 9.5 लाख प्रॉपर्टी जो वक्फ की है वो भी हमारे अंडर में आ जाए, हम उसको मैनेज करेंगे। क्या मंशा जाहिर होती है इससे? सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे सवाल उठेंगे। मैं थोड़ा सा वक्फ के बारे में और आप लोगों को बता देता हूं। देखो, वक्फ बिल जो था 1995 एक्ट था, उसका इन्होंने सबसे पहले नाम बदला, जो कि इनका बहुत ही फेवरेट काम है गवर्नमेंट का। नाम ये रखा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, यानी सिर्फ वक्फ वर्ड हटाया और ये सब जोड़ दिया वहां पर, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, शॉर्ट में इसको उम्मीद भी बोला। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई जिस तरह का नाम रखा है उस तरह के काम भी करेंगे। अब आते हैं कि इन्होंने क्या क्या, देखो चेंजेस इन्होंने लाने की बात करी है। मैं एक एक पॉइंट को, 5-6 जो मेजर चेंजेस हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा बस। सबसे पहले देखो, ये इनके ट्विटर हैंडल से मैंने उठाए हैं सारे वो, जिसका इन्होंने जस्टिफिकेशन वगैरह भी दिया है। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि पहले था वक्फ मींस द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्पस, फॉर एनी पर्पस। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉज, पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हटा रहे हैं और यहां पर लेकर आ रहे हैं एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। क्या तुक बनता है इस बात का, आप मुझे बताओ। आप सीधी सी बात है कि आप चाहते ही नहीं हो कि लोग डोनेट करें, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम्स डोनेट कर रहे थे, अब आपने एक कंडीशन लगाई है कि प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, यानी एक इंसान पहले 5 साल फॉलो करे इस्लाम को, उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है। क्यों? क्या ये मेरे राइट का सीधे सीधे उल्लंघन नहीं है? मैं अपनी प्रॉपर्टी को जैसे चाहूं वैसे डिस्पोज कर सकता हूं एज एन इंडियन सिटीजन। मैं अपनी प्रॉपर्टी को जिसको चाहूं उसको दे सकता हूं, मैं जिसको चाहूं उसको वक्फ कर, मतलब मैं वक्फ कर सकता हूं, सीधी सी बात है। मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी और को भी दे सकता हूं। तो क्या ये, आप बताओ इसमें मतलब क्या समझने वाली बात है? क्यों ऐसा किया गया है आप समझ सकते हो। इसमें कितना माइनॉरिटी का वेलफेयर वो चाह रहे हैं और कितना नहीं चाह रहे हैं वो आपको यहां से दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा रिलीजन वाला चश्मा निकाल कर समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं।
इन्होंने कहा यहां पर कि न्यू एंट्री इन्होंने करी है कि नो पर्सन शैल क्रिएट अ वक्फ अनलेस ही इज द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब भाई बताओ कि अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी का लॉफुल ओनर नहीं हूं तो मैं उसको कैसे दे सकता हूं किसी को? बहुत सिंपल सी बात है। अगर मुझे किसी चीज को वक्फ करना हो इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ गॉड, किसी भी चीज को मुझे डोनेट करना हो, तो जब वो मेरी मिल्कियत में रहेगी, मेरी ओनरशिप में रहेगी, तभी तो मैं उसको डोनेट कर सकता हूं या वक्फ कर सकता हूं। मतलब ये तो प्रोविजन पहले भी था, इसमें ऐसा क्या नया इन्होंने बना दिया? ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि मैंने अपने पड़ोसी की उठा के लैंड को वक्फ कर दिया, या मैंने कह दिया मेरे पड़ोसी की जमीन है मैं आज से उसको वक्फ कर रहा हूं और वो वक्फ मान ली जाएगी। क्या रीजन बनता है इस बात का? मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, आपको मतलब समझना चाहिए, जाहिर सी बात है कि क्या क्या लॉज हैं और किस वजह से हम इसको अपोज कर रहे हैं। करंट प्रोविजन में न्यू एंट्री इन्होंने क्या डाली कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ एनी वक्फ एट एनी टाइम बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और बाय एनी ऑफिसर डिजाइनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस। यानी सीएजी जो एक लेखा जोखा विभाग होता है इंडिया का, जो ऑडिट करता है, ये उससे ऑडिट करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट अच्छा एक प्रपोजल है, आप ऑडिट करवा लीजिए। बस मुझे एक बात याद आ गई कि जब पीएम केयर फंड बना था और उसको ऑडिट करने की बात आई थी, वहां पर लोग पीछे हट गए थे कि इसका ऑडिट जो होगा वो एक प्राइवेट ऑडिटर करेगा, हम सीएजी से इसकी ऑडिट नहीं करवा पाएंगे। जो लोग पीएम केयर फंड, जो कि इंडियन लोगों का यानी सारे लोगों का पैसा था, जिन्होंने पीएम केयर फंड में उसको डोनेट किया था लोगों की मदद के लिए कोरोना के टाइम पे, पीएमओ की तरफ से यह बोला गया कि भाई इसका ऑडिट सीएजी नहीं करेगी, ये हम किसी प्राइवेट ऑडिटर से करवाएंगे। आज वो बात कर रहे हैं टू इंश्योर फाइनेंशियल प्रोबिटी। अच्छी बात है, बातें करने में क्या जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसमें इन्होंने जो बात करी है, पूरी बात ये करी है कि भाई एनीथिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू प्रॉपर्टाइज, जो अभी पहले बात हुई थी कि भाई प्रैक्टिसिंग 5 इयर्स वाली, वही है। 3R में इन्होंने डेफिनेशन ये दी है। अब यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, मेक्स द प्रोविजन फॉर वक्फ बाय ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ऑफ 5 इयर्स। अब ये जरा पॉइंट देखो, यहां पर ये वर्ड देखो जरा, प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप समझते हो किसको बोलते हैं? यानी अब गवर्नमेंट मस्जिद के बाहर भी अटेंडेंस रजिस्टर लेकर अपने लोगों को खड़ा करेगी, क्योंकि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हम उसको बोलते हैं जो 5 वक्त का नमाजी हो, रमजान के 30 रोजे रखता हो, ज़कात 2.5% देता हो, ठीक है, यानी इस्लाम के मेन जो पिलर्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करता हो, तब हम उसको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोलते हैं। अदरवाइज नेम से एक का आदमी मुस्लिम होता है, लेकिन अगर कोई इंसान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा, 30 रोजे नहीं रखता, ज़कात को जरूरी नहीं समझता, तो हम उसको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कैटेगरी में नहीं डालते। तो मुस्लिम्स की जनरली कैटेगरी होती है प्रैक्टिसिंग, पार्शियली प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग। इन्होंने कहा है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए 5 साल, यानी अब 5 साल की नमाज का लेखा जोखा भी गवर्नमेंट करेगी, मेरे 5 साल के 30 दिन के रोजे का लेखा जोखा करेगी, मैं 2.5% ज़कात दे रहा हूं कि नहीं, उसका लेखा जोखा करने के बाद जब गवर्नमेंट ये इंश्योर हो जाएगी कि नहीं मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं 5 साल से, तब मैं वक्फ कर पाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब बनता है इस बात का, यह भी मुझे समझ में नहीं आया। इससे आप कितना चैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं और कितना उसको डिमोट कर रहे हैं, इससे भी आपकी मंशा जाहिर हो रही है। नेक्स्ट पर आप आ जाओ। इन्होंने कहा कि भाई 2 ऑफ द मेंबर्स अपॉइंटेड अंडर क्लॉज सी शैल बी वुमेन, यानी इससे पहले भी मना नहीं था, ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, औरतों को नहीं दिया गया, या मतलब मना नहीं था कहीं भी कि औरतें नहीं हो सकती हैं। फर्दर दैट 2 मेंबर्स अपॉइंटेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी नॉन मुस्लिम, कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होने चाहिए। इसमें भी मुझे कोई खराबी नहीं नजर आती, अगर कोई 2 नॉन मुस्लिम है, इस्लामिक लॉ के बहुत ज्यादा जानकार हैं, तो आ सकते हैं। आप अब इन्होंने रीजन क्या दिया है, दिस विल मेक द सेंट्रल वक्फ काउंसिल मोर ब्रॉड बेस्ड वेयर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज एज वेल एज वुमेन विल बी रिप्रेजेंटेड, यानी मोर ब्रॉड बेस्ड ये बनाना चाह रहे हैं काउंसिल को। अब मेरा देखो बहुत रीजनेबल मैं सवाल करूंगा, बुरा लगने वाली यहां पर बात नहीं है कोई। अगर यही चीज आपसे कल बोली जाए कि आप किसी मंदिर में किसी नॉन हिंदू को आप उसका मेंबर बनाए, क्या आप बनाएंगे? क्या आप राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? मैं अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड से पूछना चाहूंगा, आप इस बात को अपोज कर, जब मैं आप अपोज करेंगे, क्योंकि मैं जब आपके रीति रिवाज का जानने वाला नहीं हूं, तो मैं उसका मेंबर बन के क्या करने वाला हूं, जब मुझे आपके रीति रिवाज नहीं पता, मुझे आपके रिलीजन के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो अगर आप इक्वेलिटी चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि सामंजस्य बढ़े, 2 कम्युनिटीज का आपस में मेल जोल बढ़े, तो फिर तो ये होना चाहिए कि फिर जो गुरुद्वारा साहिब है, यानी गुरुद्वारा जो समितियां होती हैं, उसमें भी आप नॉन सिख को, यानी हिंदू और मुस्लिम को, उसमें भी एंट्री देनी चाहिए। मंदिर के जो अपने बोर्ड्स होते हैं, जहां पर यह है कि हिंदू ही मेंबर बनेगा,
और हिंदू में भी यह ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है हिंदू की डेफिनेशन, यानी सिख, जैन और बौद्ध भी नहीं रहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू होंगे उनको उसमें जगह मिलेगी। आप नॉन हिंदू तो छोड़ दीजिए, यानी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन किया जाता है, सिख, बौद्ध और हिंदू भी उसमें नहीं जा सकते। तो अगर आपको लगता है कि आप इक्वलिटी लाना चाह रहे हैं और प्रॉपर, तो प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे आपकी नियत पर कोई शक ना हो। बाकी मुझे बुराई नहीं नजर आ रही है। अगर कोई दो नॉन मुस्लिम है, बहुत ज्यादा जानकार है इस्लामिक लॉ के, आप मेंबर बनाना चाह रहे हैं, मेंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वक्फ बाय यूजर। अब ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वक्फ बाय यूजर। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी में 300 साल से अपने यूज में ले रहा था, यानी कोई वक्फ है, 200 साल पुरानी मस्जिद है, 250 साल पुरानी मस्जिद है, अब ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर नहीं रह जाएगा। यानी अब मैं उसकी वक्फ डीड लेकर आऊं, अब 300 साल पुरानी मस्जिद का मैं वक्फ डीड कहां से लेकर आऊं? और अगर नहीं लिया तो आप हड़क देंगे। उससे आपकी इंटेंशन पता चल रही है, ये जो वक्फ बाय यूजर वाला आपने यहां पे क्लॉज डाला है, इससे पता चल रहा है कि आपकी इंटेंशन, ये लैंड ग्रैब का सीधे सीधे केस दिखता हुआ नजर आ रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को। यही प्रॉब्लम है कि मुस्लिम कम्युनिटी इसको अपोज कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि माइनॉरिटी वेलफेयर, बाद में इनका जो निशाना है वो लैंड ग्रैब का है, यानी जो वक्फ की इतनी सारी जमीनें हैं उसको ये अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि 250 साल पुरानी मस्जिद की अगर वक्फ डीड नहीं होगी मेरे पास, तो आप कहोगे कि ये आपकी नहीं है और वो मेरे हाथ से चली जाएगी। तो आपका मोटिव कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है। ठीक है, इससे बिल्कुल भी लोग अग्री नहीं कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर आ जाइए, इसमें इन्होंने कहा है कि भाई प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द वक्फ एक्ट 2024, डिटेल्स ऑफ द वक्फ एंड द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू द वक्फ ऑन द पोर्टल एंड डेटाबेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम सच कमेंसमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर चाहते हो कि सारा का सारा डेटाबेस यानी डिजिटल पोर्टल पे आ जाए, डेटाबेस हो जाए, डिजिटल हो जाए, डिजिटलाइज कर देना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस बात से। लेकिन टाइम जरा आपने देखा है कि आपने कितना दिया है? 6 महीने का टाइम दिया है। और सबसे खूबसूरत बात इसमें यह है कि अगर 6 महीने के अंदर आपने पोर्टल और डेटाबेस पे इसको नहीं रजिस्टर किया, तो फिर आप जुडिशियल रिव्यू भी नहीं ले पाएंगे, यानी आप उसके खिलाफ कोर्ट में अपील भी नहीं कर पाएंगे। अब जरा पीछे जाइए, बात शुरू कहां से हुई थी? जब वक्फ बिल के बारे में बोला गया कि ये एक बिल्कुल अपने आप में स्टेट की तरह काम करती है, अगर ट्रिब्यूनल कोई फैसला दे दे तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यह बहुत ही गलत बात है, सिटीजन को राइट होना चाहिए, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, सारी बातें कही गई। अब यहां पर इन्होंने क्या किया? 6 महीने का टाइम दिया, और इनको पता है कि 6 महीने में डिजिटलाइजेशन पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा प्रॉपर्टीज का। बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट ये बात जानती है कि 6 महीने में पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा है और आपका काम कितनी तेजी से होता है गवर्नमेंट का, ये सब लोग अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब आप बताइए कि 6 महीने में अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद मेरे पास जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे बड़ा डर, एक तो वक्फ बाय यूजर आपने खत्म किया, इससे आपकी मंशा ये जाहिर हुई कि आप ये चाह रहे हो कि जो 200-250 साल पुराने जिनके पास वक्फ डीड नहीं होगी उनको हम अपने कब्जे में ले लेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, ये जो 6 महीने के अंदर अगर आप उसको पोर्टल और डेटाबेस पे नहीं कर पाए तो जुडिशियल रिव्यू भी खत्म, हम कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे, गवर्नमेंट उसको अपने कब्जे में ले लेगी। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के कब्जे में है वो हम देने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे ऑलरेडी कब्जे में है ही है, तो उसको तो हम देंगे नहीं। कुल मिला के इन सारी बातों से जो मंशा जाहिर हो रही है गवर्नमेंट की, वो तो आप समझ ही गए होंगे। ये ऐतराज अब यहां से मैंने क्लियर कर दिया है कि भाई कि एक एज अ मुस्लिम कम्युनिटी जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इस तरह के उनके अंदर डर हैं। अब क्या हम गवर्नमेंट से उम्मीद, फेयर होने की उम्मीद नहीं रख रहे हैं? एक सवाल ये उठ रहा है कि क्यों मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्नमेंट के ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि अगर वो कोई लॉ लाएगी, अमेंडमेंट बिल लाएगी, उनका वेलफेयर चाहेगी? 2-3 वजह। पहला रीजन तो मुझे ये दिखाई देता है कि जब आप इतनी बड़ी पार्टी हो और आपके अंदर मुस्लिम का एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद ना हो, ना ही राज्यसभा में ना ही लोकसभा में, स्टेट में तो टिकट देने की आप बात ही छोड़ो, आपका एक रिप्रेजेंटेटिव ना हो। एक मिनिस्टर साहब आपके यहां हुआ करते थे जो टोपी लगाकर ईद में फोटो खिंचाने के काम आया करते थे, ईद मुबारक में। इस साल आपने वो भी खत्म कर दिया, यानी आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री में कई सालों बाद ऐसा हुआ है, मुझे लग रहा है कि इंडियन हिस्ट्री में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी आपके कैबिनेट में नहीं है, इवन माइनॉरिटी मिनिस्टर भी नहीं है आपके यहां। पहले आप फॉर द नेम सेक एक रख लिया करते थे,
दो चार भाई साहब आपके यहाँ रहते हैं गवर्नमेंट में, आपने उनको नहीं किया, आपने कोई रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं दिया। ऐसे में और उसके बाद जिस तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ एक तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, सेम तरह के केसेस में जिस तरीके का रवैया, एक दोहरा चरित्र गवर्नमेंट का सामने आ रहा है, उससे मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत ज्यादा जो उनके अंदर एक दिमाग में बातें आ रही। मैं दो तीन एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं। मौलाना सलमान अजहरी, शायद कुछ लोगों को पता हो कुछ लोगों को ना पता हो, मौलाना सलमान अजहरी ने एक शेर पढ़ दिया था और वो आज तक जेल में है। समझ में आ रही बात कि नहीं? नीतीश राणा, क्या नाम है, नीतीश राणे कि नीलेश राणा, मैं नाम में कंफ्यूज हो रहा हूं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भाई साहब ने खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच दिया है कि हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। एफआईआर तक फाइल नहीं हुई है। सेम तरह के केस, एक आदमी एक शायरी पढ़ने के लिए, वो भी वो कह रहे फिलिस्तीन के उसमें पढ़ा था, किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया और वो भाई साहब अंदर है। ए राजा तेलंगाना के एक विधायक हैं, ऑन स्टेज ऑन रिकॉर्ड गाली दे के बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, सीधे सीधे एक एफआईआर फाइल नहीं होती, भाई साहब अंदर नहीं जाते। ये जो दोहरा रवैया सामने आता है आज ही की डेट में, मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम जो कि पहले नॉन मुस्लिम थे उसके बाद मुस्लिम हुए, उन पर धर्मांतरण का वो हो गया कि भाई वो धर्मांतरण करा रहे थे और उनको उम्र कैद की सजा दे दी गई। एक लोग के शंखधर नाम है शायद उनका, और यूट्यूब वगैरह पे ऑन रिकॉर्ड वो बोल रहे हैं कि 66 लड़कियों का, 66 लड़कियों का लगभग उन्होंने कन्वर्जन कराया, मुस्लिम लड़कियों का, और हिंदू लड़कों से शादी करा दी, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको ब्रैक किया और अपनी बहुत वाहवाही जताई। कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई है और मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम उम्र कैद काटने के लिए जा चुके हैं। दिल्ली में दंगे हुए थे कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा। मैं बस कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात करने पर आपको पता चलेंगे। उमर खालिद और शर्जील इमाम दो लोग हैं जिनको आज तक बेल भी नहीं मिली है, और कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ऑन रिकॉर्ड हेट स्पीच देने के बाद खुलेआम घूम रहे, कोई एफआईआर नहीं हुई है। अब ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी के दिमाग में, जाहिर सी बात है, एक कम्युनिटी के दिमाग में आपके दोहरे चरित्र का सीधे सीधे सामना होना उसको इस बात की मंशा दिलाता है, उसको इस बात पे संदेह दिलाता है कि आप जो ये अमेंडमेंट बिल लेकर आए हो वक्फ वाला, वो सिर्फ और सिर्फ उनके भले के लिए लेकर आए हो। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात तो आती है। जब आप सीए और एनआरसी की बात करते हो, आप सबको सिटीजनशिप देने की बात करते हो, लेकिन वहां से मुस्लिम्स को हटा देते हो कि बाहर का कोई मुस्लिम है हम उसको अंदर नहीं लेंगे सीएए के तहत। तो अब यहां पर तो सवाल उठेगा कि क्या सारी प्रॉब्लम एक कम्युनिटी से है? आपको जब घरों को बुलडोज किया जाता है, आप देखेंगे कि वहां पर जब अकबर नगर पे बुलडोजर पहुंचता है तो बिना रुके चलता चला जाता है, लेकिन जब पंत नगर पे पहुंचता है तो रुक जाता है। तो लोगों के जहन में सवाल तो उठेंगे। इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी। लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज कर दिया है, लोगों ने इसको अपोज किया है, जितनी ज्यादा नंबर्स में हो सकता था जेपीसी को अपने रिकमेंडेशंस भेजे हैं, कुछ मेल्स के थ्रू गए हुए हैं। आगे क्या होने वाला है हमको नहीं पता, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बिल लाना है, जेपीसी क्या फैसला लेती है वो जेपीसी के हाथ में। जो भी व्यूज थे अमेंडमेंट बिल को लेकर और जो मुस्लिम कम्युनिटी का वो था, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मुझे अपने नॉन मुस्लिम भाइयों से सिर्फ और सिर्फ ये अपील करनी है कि जितनी तत्परता और लगन आप इन मामलों में दिखाते हो, जिस तरह आपने क्यूआर कोड स्कैन करना स्टार्ट कर दिया, उसके सपोर्ट में अगर आप इतनी ही तत्परता, इतनी ही लगन आप और चीजों में रिफॉर्म लाने के लिए दिखाते, तो मुल्क के हालात शायद आज बदल चुके होते। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।